आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हिस्ट्री एक दिन में नहीं बनती, ये तो सच है। लेकिन सच ये भी है कि कोई एक दिन होता है जब वो घटती है। करीब 102 साल पहले अप्रैल महीने में एक शाम कुछ ऐसा हुआ कि आज भी उसका जिक्र छिड़ जाता है। बैसाखी का दिन था वो, शहर अमृतसर था। अंग्रेजों का जमाना चल रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो खुद को एक बार फिर से मजबूत कर रहे थे। बहुत सारे वादे जो ब्रिटिश सरकार ने जंग के दौरान किए, उन्हें अब भुलावे के संदूकों में बंद कर दिया गया था। ऊपर से काला कानून, रॉलेट एक्ट, हिंदुस्तान की छाती पर थोपा गया। इस कानून से वो पंजाब भड़क उठा, जिसने ब्रिटिश सेना को सबसे ज्यादा सिपाही लड़ने के लिए दिए थे। इसी गुस्से का इजहार पूरे पंजाब में जोरों पर था। 1857 में चोट खा चुके अंग्रेज छूट देने के मूड में कतई नहीं थे। अमृतसर में प्रदर्शनकारी भीड़ पर गोली चल गई, जिसमें कुछ लोग मारे गए। बदले में भीड़ ने भी कुछ फिरंगियों को मारा, बैंकों को लूटा, एक अंग्रेज नर्स के साथ मारपीट कर दी। नाराज ब्रिटिश अफसरों ने शहर में मार्शल लॉ लगा दिया। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से अमृतसर और भी उबला। ठीक बैसाखी के दिन स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में एक जलसा बुलाया गया। बहुत से लोग मत्था टेकने के बाद वहां आराम करने आ ही जाया करते थे। एक पशु मेला भी पास ही में लगता था, जहां लोग मवेशी खरीदते बेचते। बैसाखी थी तो दूर दराज के इलाकों से भी लोग पहुंचे। इसके आगे का हाल सब जानते हैं। शाम 5:15 बजे के करीब जनरल डायर उस संकरी गली से जलियांवाला बाग में सिपाहियों के साथ घुसा, जो बाग में आने जाने का इकलौता रास्ता थी। 30 सेकंड्स के अंदर गुरखा और बलूची सिपाहियों ने बंदूकें तान ली। इसके बाद 10 मिनटों तक निहत्थे लोगों पर 1650 राउंड गोलियां दागी गई। मरने वालों की असल तादाद आज तक नहीं मालूम। डायर ने उड़ती हुई गणित लगाई कि 200-300 मरे होंगे। सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा 389 कहता है। सेवा समिति ने घर घर जाकर 530 का आंकड़ा जुटाया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि कम से कम 1000 की जान गई, जिनमें सबसे छोटा शहीद 7 महीने का बच्चा था। जब मरने वालों का नहीं पता तो घायलों का हिसाब कौन रखता। इस कांड के बाद रात 8 बजे से सुबह तक कर्फ्यू लगा रहा। बाग में लाशें ऐसी ही पड़ी रहीं। लाशों के बीच भूखे प्यासे लाचार घायल दबे रहे। जिनके अपने मरे वो घर से निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि गली में किसी को भी देखते ही गोली मारने के आदेश थे। इस हैवानियत पर ब्रिटेन में वो चर्चिल तक शर्मिंदा थे, जिन्होंने कभी भारतीयों को इंसान तक नहीं माना था। इसी जलियांवाला का असर था जिसने गांधी का नजरिया अंग्रेजों को लेकर बदला। भगत सिंह को क्रांति की राह पर ला खड़ा किया। उधम सिंह को लंदन जाकर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या पर मजबूर किया। इसी जलियांवाला बाग में गोलियों की बौछार के बीच एक 22 साल का लड़का भी खड़ा था। पड़ोस में ही उसका घर था। 2 दोस्तों को उसने अपने सामने मरते देखा, खुद भी लाशों के बीच गिर गया। जब डायर लौटा तो किसी तरह वो बाग से निकलकर बेसुध अपने घर पहुंचा। आगे चलकर उसने पंजाबी लिटरेचर में खूब नाम कमाया। नानक सिंह नॉवेलिस्ट के नाम से पहचाना गया। लेकिन जो कुछ जलियांवाला में महसूस किया वो कभी किसी से नहीं कहा। हाँ, एक कविता जरूर लिखी थी, होनी बैसाखी। वो कविता अंग्रेजों ने बैन कर दी थी। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद नानक सिंह के वंशजों ने खोजी और छपवाई। क्या कविता है वो! पंजाबी में लिखी गई और हरप्रीत ने कंपोज की है। उसकी एक एक लाइन आपको जलियांवाला बाग के उसी वक्त में ले जाती है। कलगी वालड़े शहंशाह पिता मेरे, चरणा तेरियां ते नमस्कार। आज पढ़ाकू नितिन में हम उन्हीं नानक सिंह के पोते नवदीप सिंह सूरी से बात करेंगे। सूरी साहब ने 36 सालों तक इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सेवा दी है। कायरो, वॉशिंगटन, दार एस सलाम, डमास्कस, लंदन, जोहानिसबर्ग, हर जगह रहे। ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट और यूएई में बतौर हाई कमिश्नर सर्विस दी। उन्होंने अपने दादाजी की कई किताबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। नवदीप सूरी का जन्म भी उसी जलियांवाला बाग के पास में ही हुआ, जिसकी कहानी आज हमें सुननी है।
तो आज पढ़ाकू नितिन में नवदीप सिंह सूरी से पूछेंगे कि उनके दादा दादी जलियांवाला बाग के बारे में क्या बताया करते थे। उस बाग में खूनी कांड होने से पहले अमृतसर का माहौल कैसा था। जब खुद सूरी साहब रॉलेट एक्ट बनाने वाले सिडनी रॉलेट के पड़पोते से मिले तो उसने क्या कहा। जनरल डायर अंग्रेजों के लिए हीरो था या विलेन, और ये भी कि सैकड़ों लोगों की जान लेते वक्त डायर के दिमाग में चल क्या रहा था। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, थैंक यू। तो सर, आपको तो मालूम ही है कि जलियांवाला बाग आजकल चर्चा में काफी है और उसकी अपनी वजह है, और उस पर भी मैं आपसे सवाल तो पूछूंगा, लेकिन प्राइमरीली मेरा जो इंटरेस्ट था ये जानने में था कि आप तो उन लोगों में हैं जिनका घर जलियांवाला के इतने पास रहा, और आपका परिवार जलियांवाला बाग में जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ उससे प्रभावित भी हुआ। मेरा बड़ा मन था ये जानने समझने का कि आपकी जो पीढ़ी है, जो उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग में डायर की क्रूरता देखी, ओ डायर का वो बेशर्मी भरा डिफेंस देखा, तो मैंने आपसे पहले भी बात की थी। आपके दादाजी उस वक्त मौजूद थे बाग में जब ये सब हो रहा था, तो आपने इस बारे में जब अपने दादा दादी से बात की तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, वो लोग क्या बताते थे, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर सबसे पहले। बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी, दोबारा आपसे बात करने की का सौभाग्य। आपने जैसे कहा कि मेरा अपना जन्म अमृतसर की पुरानी जो आबादी है, वर्ल्ड सिटी जिसको कहते हैं, उसमें एक गली थी, गली पंजाब सिंह, उसमें हमारे दादाजी का घर था, तो उसमें मेरा जन्म हुआ। वो करीब जलियांवाला बाग की जो पीछे वाली दीवार है उससे मुश्किल से 150-200 गज दूर होगा। तो बचपन में एक आदत ही समझिए कि अपने माताजी के साथ हरमंदिर साहब जाना। तो जैसे आप जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब जो है जलियांवाला बाग की एंट्रेंस से मुश्किल से 50-60-70 गज आगे है। बिल्कुल। तो अक्सर उस रास्ते से गुजरना, और छोटे थे तो कई बार कुछ रिलेटिव्स आने, किसी के साथ जाना, तो वहाँ जो हमारी ग्रोइंग अप थी उसमें किस्से सुने, मदर से सुने, औरों से सुने कि यहाँ क्या हुआ। और उसके साथ हमेशा मेरे मदर कहते थे कि तुम्हें मालूम है क्या कि तुम्हारे दादाजी, बाऊजी हम कहते थे उनको, यहाँ मौजूद थे। तो बचपन में करीब 12 साल का था जब बाऊजी गुजर गए, और उनसे तो इस विषय पे मेरी कभी कोई बात हुई नहीं, लेकिन बाद में दादी जी से हुई। और जो मेरे पिताजी बताते हैं, जो मेरे मदर बताते थे कि दादी जी हमेशा इस चीज का जिक्र करते थे कि बाऊजी अपने 2 मित्रों के साथ वहां गए थे, उसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो वहां प्रोटेस्ट थी उसमें हिस्सा लेने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही उनके मित्र उसमें फायरिंग में मारे गए। दादाजी खुद जो वहां स्टैम्पीड हुआ, जब भाग दौड़ मची, तो उसमें कुछ धक्का वक्का लगा उनको और वो गिरे और बेहोश हो गए। और जो हमने सुना कि उनको भी लाशों में ही लगा दिया गया, और वहां से वो निकले, और शायद उनके थोड़ी चोट लगी और उनके कान को असर हुआ उसका, और फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उनकी जो हियरिंग थी वो कमजोर रही। दादाजी ने खुद इसके बारे में ना तो कुछ खास कहा, ना किसी से कुछ खास बात की। थोड़ा इसका जिक्र उनकी जो आत्मकथा है मेरी दुनिया, उसमें आता है, लेकिन हमारी फैमिली में यही था कि उन्होंने एक लंबी कविता लिखी थी, खूनी वैसाखी, 1920 में छपी थी, और 1920 में छपने के थोड़े ही देर बाद उसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया, उसको कॉन्फिस्केट कर दिया। जलियांवाला के मात्र साल भर बाद उन्होंने अपनी मेमोरी उसमें लिखी हुई। जी जी जी। तो उसकी जो पहली एडिशन है वो मई 1920 में छपी, और उसमें, और उस समय उनकी कितनी 22-23 साल उम्र थी। तो
लंबी कविताओं में लिखी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हमने किसी ने भी उस कविता को ना देखा ना सुना। केवल मेरी दुनिया में उन्होंने जिक्र किया कि मैंने जलियांवाला कांड के बाद ये खूनी बैसाखी लिखी। और क्योंकि उन्होंने करीब 55 नावल वगैरह, उपन्यास लिखे, प्लेज लिखे, कहानियां लिखी। बिल्कुल, उन्हें तो पंजाब का प्रेमचंद कहा गया। तो लेकिन शायद उनके लिए भी ये 20-25 पन्ने की कविता उन्होंने लिखी उस समय, तो कुछ शायद उन्होंने इतनी उसको अहमियत नहीं दी उस समय। बहरहाल ये बात हमारी फैमिली में थी कि दादी जी हमारे हमेशा बताते थे, लेकिन खूनी बैसाखी देखी किसी ने नहीं थी। और काफी जदोजहद के बाद, करीब 60 साल के बाद हमें वो मिली। जो मसला है कि बाबूजी ने उसके बारे में बात क्यों नहीं की किसी के साथ, तो जो बाद में हमें पढ़ने लिखने के बाद कुछ समझ आया वो ये है कि कई बार ऐसे बड़े हादसे के बाद वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, कि इतना आपको सदमा लगता है कि आप मेंटली उस चीज को ब्लॉक आउट कर देते हैं और उसके बारे में ना बात करना चाहते हैं, ना जिक्र करना चाहते हैं। और खास करके उस ग्रोइंग एज में अगर उनके ऊपर इस तरह का असर पड़ा, तो शायद ये वजह है कि उन्होंने उसके बाद किसी से जिक्र नहीं किया। उन्होंने कविता लिखी, लेकिन आप सही कह रहे हैं, हो सकता है किसी सदमे में रहे हैं, इसलिए कभी भी गद्य के रूप में, मतलब कोई डायरी या कोई संस्मरण, ऐसा कोई देखने में आया नहीं। तो खूनी बैसाखी तो अब तो खैर बहुत हिट है, मैंने देखा कि हर जगह बिकती है, छपती है, और नानक सिंह जी का नाम पंजाब में तो कोई नहीं है जिसने नहीं सुना होगा। पर सर, खूनी बैसाखी 1 साल बाद बैन हो गई, आप जैसा बता रहे हैं। फिर वो आप लोगों के हाथ कैसे आई, आपको कैसे पता चला? क्योंकि बस एक जिक्र भर था उनकी आत्मकथा में उसका। तो मेरे पिताजी खुद पब्लिशर हैं और उन्होंने अपना काम, अपना कैरियर बाबूजी के नावलों को पब्लिश करने से ही शुरू किया। तो उनको इस चीज के बारे में काफी क्यूरियोसिटी थी। और जो वो बताते हैं कि ज्ञानी ज़ैल सिंह जी बहुत ही दादाजी के नावलों के उपासक थे। और जब वो होम मिनिस्टर बने तो मेरे फादर ने उनको बोला कि देखिए, हम ये उनकी एक लिखित है जिसको ढूंढ रहे हैं, तो शायद कहीं आपके आर्काइव्स वगैरह में होम मिनिस्ट्री के कहीं पड़ी हो। उन्होंने बोला अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। तो वो ये काफी हैरानी की बात थी कि कुछ महीने बाद हमें घर पे एक लिफाफा आया और उसमें एक फोटोकॉपी थी उस किताब की। लेकिन उसी करीब एक आध महीने आगे पीछे एक और सबब की बात है, ये 1979 की मैं बात कर रहा हूँ, तो करीब 60 साल बाद समझ लीजिए आप। 1979 में एक पंजाबी का बड़ा प्रसिद्ध साहित्यिक मैगजीन था जागृति। जागृति में एक वहाँ के प्रोफेसर के.एस. गुप्ता थे, डीएवी कॉलेज में पढ़ाते थे वो, और उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने बात की नानक सिंह एज अ पोएट जी। और बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि नानक सिंह नॉवलिस्ट के बतौर माने जाते थे, उनको तखल्लुस ही उनका नानक सिंह नॉवलिस्ट कहा जाता था। तो उन्होंने नानक सिंह कविशर के बारे में बात की और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिए खूनी बैसाखी के कि किस तरह वो बढ़िया कविता लिखते थे। तो मेरे फादर ने वो आर्टिकल पढ़ा और हैरान रह गए कि ये किस तरह से इस शख्स के पास इतनी इंफॉर्मेशन है खूनी बैसाखी के बारे में, जब हम खुद उसकी तो तलाश कर रहे हैं। तो उन्होंने खैर जागृति की एडिटर को वो जानते थे, तो उन्होंने जागृति के एडिटर से बात की कि भाई ये कौन है के.एस. गुप्ता जिन्होंने ये लिखा है, मैं इनसे मिलना चाहूंगा। तो उन्होंने मेरे फादर को उनका पता दे दिया। तो पेरेंट्स मेरे, हमारे मदर और फादर स्कूटर पे बैठे और अमृतसर शहर के डीप अंदर उनका घर था, तो वहां पहुंच गए और वहां से उन्होंने बातचीत की। और इन्होंने बताया, जो प्रोफेसर गुप्ता ने, कि उनके अपने जो ग्रैंडफादर थे वो, उनको बहुत शौक था कोई भी किताब छपे, कोई भी मैगजीन छपे, उसको खरीदने का, इकट्ठा करने का। अच्छा। और उन्होंने शायद जल्द ही जब ये छपी तो उन्होंने शायद खरीदी होगी मार्केट में, बिफोर इट गॉट कॉन्फिस्केटेड। तो एक आध कॉपी उनको मिल गई होगी। तो वो गुरदासपुर में कहीं रहते थे शायद,
और वहां उन्होंने अपना घर वर बाद में बेच दिया, और जो सामान था, जो असबाब थे उनके, वो लिटरली थैलों में बंद करके इनके स्टोर रूम में डाले गए। तो ये साहब कहते हैं, गुप्ता साहब, कि हम देख रहे थे उनके सामान वगैरह के कि क्या चीज पड़ी हुई है थैलों में, बोरियों में। तो हमने एक बोरी खोली, तो उसमें हमें ये एक मैगजीन दिखा, उसमें कविता दिखी, एक खूनी वैसाखी। तो क्योंकि वो खुद पंजाबी के अध्यापक थे, तो उन्होंने एकदम से देखा कि ये तो मैंने कभी नानक सिंह की कविता देखी नहीं है। क्योंकि साहित्य से तो उनका राब्ता रहा होगा। आर्टिकल लिखा जी। खैर, मेरे लिए जो खास करके सौभाग्य की बात थी कि 2019 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की एक एडिशन लंदन में होती है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में। तो मुझे वहां से इनवाइट किया गया था उसमें मैं हिस्सा लेने के लिए। और जब मैं गया लंदन 2 साल पहले, तो वहां ब्रिटिश लाइब्रेरी के मुझे जो डायरेक्टर थे वो मिले। तो मैंने उनको बोला कि साहब ऐसा है कि ये खूनी वैसाखी के लिए आपने बताया, लेकिन हम इसको किताब को ढूंढ रहे हैं बहुत देर से, क्योंकि इवन जो मेरे फादर को मिली 1979 में, उन्होंने पंजाबी में पब्लिश तो कर दी, लेकिन ओरिजिनल को नहीं संभाला। तो एक बार समझ लीजिए कि प्रिंट में तो आ गई, लेकिन ओरिजिनल जो एक क्यूरियोसिटी होती है देखने की, वो मैंने अभी तक नहीं देखी कि वो जो हाथ से लिखी गई चीज थी वो मिले तो सही। तो उन्होंने फिर मुझे बोला हम कोशिश करते हैं। और करीब 10-12 दिन बाद उनका मैसेज आया कि हमारे यहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी में तो नहीं है, लेकिन हमारा जो पुराना सामान कोई हमारे यॉर्कशायर में वेयर हाउस स्टोरेज है, तो हमें वहां उसकी एक कॉपी मिल गई है। लेकिन उसकी इस समय जो हालत है बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी डेलिकेट है। इसको पहले हमें कंजर्वेशन करनी पड़ेगी, रेस्टोरेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसकी एक फोटोकॉपी आपको भेज पाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि पूरे 100 साल के बाद मुझे उसकी एक एक्चुअल जो फोटोकॉपी, जो ओरिजिनल एडिशन की थी, किस तरह से लिखी गई, क्या उसकी फॉर्मेट थी, और उसके हमें खुद फैमिली में नई चीजें पता चली कि उन दिनों में बाबूजी शायद अपने लिखने पढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत और पैसा कमाने के लिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचते थे, कुछ और चीजें करते थे। ये मालूमात हमें वो एक ओरिजिनल एडिशन देखने के बाद पता चली, क्योंकि उसके एंड में इश्तेहार थे कि अगर आप तबला चाहते हैं या वीणा चाहते हैं तो आप बताइए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो जैसे बाबूजी से तो आपकी मुलाकात नहीं हुई, दादी नहीं, बाबूजी से मेरी तो मुलाकात हुई, हम तो उनसे किस्से सुनते थे, लेकिन बचपन में 12 साल की मेरी उम्र थी जब वो चल रहे थे। हाँ, तो दादी से तो उसके बाद भी बात होती होंगी, या कभी ऐसा हुआ क्या कि दादाजी के दोस्तों से या अपने आसपास के पड़ोसियों से आपको कभी सुनने को मिलता हो उस दौर में क्या हुआ, उन लोगों ने क्या डायर को देखा था, या जो घटनाएं घटी जो 30 मार्च से 1919 में घट रही थी, कि पहले जलियांवाला में ही एक मीटिंग हुई 30 को ही, फिर 10 अप्रैल को अमृतसर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई, जिसमें बताया गया कि 20-25 हिंदुस्तानी मारे गए थे, 5 यूरोपियंस मारे गए थे, एक महिला भी थी जो नर्स थी, उनके साथ भी मारपीट हुई। जिसके बाद कहा जाता है कि आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ गया अंग्रेजों में, और मार्शल लॉ सिटी में लागू था, और वो पूरा जो कहें कि आधा अप्रैल था वो अमृतसर में खौफ के साए में बिताया। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, टेलीग्राम के तार काट दिए गए थे, रेलवे बाधित हो गई थी। आपने कभी बात की, कभी पूछा कि वो माहौल कैसा था? जी नहीं, इसका कोई, क्योंकि जब बहुत छोटे थे उस समय और कोई ऐसा सबब बना नहीं कि मैं किसी से फर्स्ट हैंड इसके बारे में बात कर सकूं, तो हमारे पास वही है। और मेरे हिसाब से खूनी वैसाखी की जो अहमियत है वो ये है कि कविता तो है ही, पावरफुल तो है जो वर्स है, लेकिन एक जिस तरह से वो शहर का माहौल और पंजाब का माहौल बताते हैं, बयान करते हैं, उससे एक हमें एक मूड शहर का पता चलता है। और जैसे आपने बताया कि वो एक सारा ही जो पीरियड था, 30 मार्च को गांधी जी ने हड़ताल की, 6 अप्रैल को उन्होंने बोला हड़ताल रहेगी, बिल्कुल, और कई जगह पर रही। उसके बाद 9 अप्रैल को रामनवमी थी,
बिल्कुल। और अमृतसर में बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी, और एक सबब था कि अमृतसर के जो दो बड़े नेता थे उस समय, वो एक सैफुद्दीन किचलू थे और एक डॉक्टर सत्यपाल थे। और उन्होंने दोनों ने जब वहां पार्टिसिपेट किया तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उनका तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। तो 9 को जब उन्होंने देखा कि और वो बयान बाद में जो हंटर कमीशन ऑफ इंक्वायरी जलियांवाला बाग में के बाद अपॉइंट की गई थी, उसमें अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर जो माइल्स इरविंग, वो कहते हैं कि हमें बहुत खौफनाक लगा, अजीब लगा कि हिंदू मुस्लिम एक ही गिलास से पानी पी रहे हैं और एक ही प्लेट से खाना खा रहे हैं, एक ही थाली से खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका जो लफ्ज अंग्रेजी में उन्होंने इस्तेमाल किया कि इट वाज सिनिस्टर। हाँ, जो उन्होंने इंक्वायरी में कमेटी में खुद कहा। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि 10 तारीख को सुबह दोनों डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू साहब को अरेस्ट कर लिया गया। जी। मतलब उनको बुलाया गया डिप्टी कमिश्नर के घर पर, जी, के घर पर, और वहीं से उनको किडनैप कर लिया गया और उनको गाड़ी में बैठा के शायद धर्मशाला भेज दिया गया। और उसके पहले पब्लिक स्पीच देने का उनका अधिकार छीन ही लिया गया था, जिससे बड़ी नाराजगी पहले से ही थी। हाँ, तो लेकिन उन्होंने जिस तरह से रामनवमी का माहौल बताया हमें, आई थिंक वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। मैंने पढ़ा कई किताबों में कि उस दिन हो क्या रहा था कि जो हिंदू मुस्लिम आपस में बात नहीं करते थे, बाकायदा सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे को पानी के गिलास दिए जा रहे थे, वो पी रहे थे। और ये देखिए कि जो एंथम बजा, मतलब ब्रिटिश एंथम बजा वहां, लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजों ने कहा कि हमें खौफ लगा। क्यों? क्योंकि वो जो रैली निकल रही थी उसमें मुस्लिम भी थे रामनवमी की रैली में, और उन्होंने तुर्की ड्रेस पहन रखी थी, तुर्की सैनिकों की तरह, जिसे देखकर एक खौफ पैदा हुआ अंग्रेजों में कि आसपास की जो घटनाएं चल रही हैं उसने ऐसा असर पैदा कर दिया कि हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़ते हैं, और पंजाब में तो एक बड़ा इतिहास रहा टकराव का भी और एकता का भी, तो अंग्रेजों को डर लगा। 4 पंक्तियां पढ़ के सुनाता हूं ओरिजिनल पंजाबी की जो है रामनवमी के बारे में। यस। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਬ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਰ ਮੌਮਨਾ ਖੂਬ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਜਬ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਗਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਈਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਠਾ, ਜਗਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ जी। सो और आगे जैसे कविता एक्सप्लेन करती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ। किसने लिखा है सर? ये ओरिजिनल खूनी विसाखी से मैंने नानक सिंह जी की कविता से पढ़ा है। अगर मैं यही पंक्तियां अंग्रेजी में पढ़ दूं आपके ऑडियंस के लिए। Hindus and Muslims, they gathered together to rejoice at a festival, oh my friends. Brotherhood conveyed by Muslims that day, beyond incredible it was, my friends. A festival of Hindus, though it was, Muslims made it just their own, my friends. 'Tis hard to describe this feeling new, a miracle it truly seemed, my friends. Dr. Saifuddin, Satyapal together tread on a path united, my friends. Fated with garlands, our stalwart duo sent out a message clear, my friends. Hindu-Muslim their friendship displayed a bond so strong. Hindu-Muslim were the same, my friends. Such harmony never seen before, since God made this word, my friends. So, ये मैं कहना चाहता हूं कि एक हिस्ट्री की किताब में शायद कई चैप्टर लिखे जाएं, कई किस्म के बयान हो, लेकिन ये जो 10 लाइंस में कैप्चर कर लेते हैं शहर का मूड जो है, इमोशन जो है, वो एक इसको आप कंटेम्पररी हिस्ट्री समझिए, कविता ही नहीं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इनफैक्ट वीएन दत्ता की जलियांवाला में पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि जो 10 मार्च को 25 लोग मरे हिंदुस्तानी, जिन पर 10 अप्रैल को, जी सॉरी 10 अप्रैल को, जिन पर गोलियां बरसाई गई। एक गवाह ने बताया, जिनका नाम भी उसमें बाकायदा लिखा है, कि उन्होंने एक व्यक्ति को मरते देखा गोलियों से, और उसकी जबान पर आखिरी लफ्ज ये थे, जय हिंदू जय मुसलमान। और ये मूड था उस समय शहर का, और जिससे उनको ये परेशानी हुई। 10 अप्रैल को रोष प्रकट करने के लिए ये लोग पुराने शहर से की दीवारों से निकलकर जो सिविल लाइन एरिया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर का घर और दफ्तर वगैरह थे, वहां जा रहे थे, और उसके लिए उनको एक रेलवे ब्रिज क्रॉस करना पड़ता था। तो पीसफुल प्रोटेस्ट थी, और उन्होंने केवल जाके मेमोरेंडम देना था डिप्टी कमिश्नर को कि इनको रिलीज किया जाए, रिहा किया जाए, डॉक्टर किचलू को और सैफुद्दीन साहब को। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने डिसाइड किया कि इनको किसी हालात में पुल को क्रॉस करने नहीं देंगे, और वहीं उन्होंने फोर्स लगा दी, और वहीं पर फायरिंग हुई, जिसमें 25-26 लोग शहीद हुए। और उसके बाद जो उनका आक्रोश था कि वो बाहर वापस शहर में गए, और उन्होंने कई एक अंग्रेजी बिल्डिंग्स जो थी, 2-4 बैंकों को, एक टाउन हॉल के दफ्तर को अटैक किया। हाँ, और वो जो दंगा हुआ उसके बारे में फिर ये कहा जाता है कि अंग्रेज पैनिक में आ गए, और उन्हें लगा कि ये अब फैल ना जाए, क्योंकि मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से जो हिंदुस्तान में पूरे आंदोलन हो रहे थे, उसमें से 1/3 अकेले पंजाब में चल रहे थे, बाकी जगह फिर भी शांत था। कुछ एक जगह दंगों की खबर थी, लेकिन पंजाब में तो बहुत ज्यादा हीट थी। तो सर यहाँ मैं रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और लौटेंगे तो पूछूंगा कि जिस पंजाब ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों को इतने सिपाही दिए लड़ने के लिए, वो ही क्यों इतना नाराज था ब्रिटिश सरकार से। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में, आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए, भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए, कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। वेलकम बैक। सर एक चीज मेरे जहन में बार बार आती है कि ये वही पंजाब था जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा सिपाही दिए अंग्रेजों को लड़ने के लिए, और फिर ये वही पंजाब है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब 1914 to 18, तो अगले ही साल ऐसा क्या हुआ होगा कि लोग इतने परेशान, इतने आक्रोशित, इतने गुस्से में थे। 3 कारण इसके अक्सर बताए जाते हैं। एक है कि जब पंजाब से 4.5 लाख फौजी जवान कहीं यूरोप में, कहीं मिडिल ईस्ट में, कहीं बगदाद में, कहीं नॉर्थ अफ्रीका में लड़ने के लिए गए अंग्रेज हुकूमत के लिए, तो एक आश्वासन दिया गया था कि जंग खत्म होने के बाद, और जो बहुत ही एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो बहुत ही कठोर एक निजाम था, उसको सॉफन किया जाएगा, लोगों को थोड़ी लिबर्टीज दी जाएंगी। लेकिन उलट हुआ, राउलेट कमीशन बिठा दी गई, और जो राउलेट एक्ट आया वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से भी सख्त था, ज्यादा कठोर था। जी। दूसरा था, एक तो जो उन्होंने जो एक अपेक्षा थी कि लिबर्टी मिलेगी, थोड़ी फ्रीडम मिलेगी, वो तो मिली नहीं। दूसरा, क्योंकि हमने अभी कोरोना की मारामारी देखी है सारी, तो स्पेनिश फ्लू जो 1918 में शुरू हुआ, उसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। और इंडिया की ही अगर फिगर्स देखो तो कहते हैं कि शायद 20 लाख के करीब, और ये एक इंपोर्टेड बीमारी जिसमें इंडिया के जो लोग थे भारत के, उनमें कोई इम्यूनिटी नहीं थी जी, कोई उसमें डिफेंस नहीं था जी। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जंग से लोग वापस आए, तो इनके जरिए ये फैली। तो इस महामारी के कारण एक फर्दर लोग दुखी थे कि इतने यंग आदमी मारे गए हैं इसमें जी। तीसरा था कि 3 साल लगातार
ड्राउट रहा, सूखा रहा, और खाने पीने की कीमतें बढ़ चुकी थी, और एक ओवरऑल माहौल था कि ये सरकार हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रही है, ना इन्होंने अपने वादे निभाए हैं, ऊपर से हमें बीमारी में जकड़ दिया, हमारे और ऊपर से ना खाना पीना की दिक्कत हो रही है। तो एक महंगाई ओवरऑल बहुत जो थी जी। मूड था वो उसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी समझ लीजिए, एक हेल्थ फैक्टर भी था, और एक पॉलिटिकल फैक्टर भी था। और ये कि भाई हमसे जो वादा किया था और हमने इतने सेक्रीफाइस किए, उससे अंग्रेज एकदम पलट गए। आपने भी रॉलेट एक्ट का नाम लिया, और दरअसल जहां से बात बढ़ गई कि आक्रोश हुआ, गांधी के तेवर बहुत तीखे हो गए, ये सब हुआ। आपकी मुलाकात सर सिडनी रॉलेट के नाती से हुई थी? जी, जब मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था इस किताब के लिए, हालांकि काम तो मेरा ओरिजिनली केवल उसको तर्जमा अनुवाद करना था, लेकिन जब मैंने थोड़ी स्टडी की तो मैं जानना चाहता था ये कौन था कैरेक्टर सर सिडनी रॉलेट, जिसके कारण जलियांवाला बाग का ये सारा इतना बड़ा कांड हुआ। तो उस रिसर्च करने में मैंने देखा कि एक बीबीसी की वेबसाइट पर छोटा सा एक पीस था बाय जस्टिन राउलेट, और उसने लिखा कि मैं बीबीसी का कॉरेस्पॉन्डेंट था दिल्ली में, और मैं जलियांवाला बाग गया क्योंकि मेरा ही इस जगह से रिश्ता है कि मेरा नाम जो राउलेट है, और मेरे क्या सेंटिमेंट्स थे जब मैं वहां गया। क्या इंटरेस्टिंग बात है सर कि जिसके छोटा सा सारा, हाँ मतलब तीसरी पीढ़ी, और आप भी तीसरी पीढ़ी हैं। तो बीबीसी में उसकी वेबसाइट पे मुझे वो पीस मिला उसका। उसके बाद मैंने उसके कांटेक्ट डिटेल्स पता किए तो पता चला कि वो अब लंदन में है, और एक्चुअली बीबीसी का वो एनवायरमेंटल अफेयर्स का कॉरेस्पॉन्डेंट है। तो मैंने उससे बात की, मैंने बोला कि भाई ऐसा हम कभी मिले नहीं, लेकिन हमें एक रिश्ता है, और मैं ये किताब कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक आध लेख तो मैं भी लिख रहा हूँ इसके लिए, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए, और बहुत अच्छा हो अगर आप भी लिखें, क्योंकि इन चीजों से ही एक हीलिंग होती है। तो वो बहुत ही एकदम एग्री कर गया कि क्या आपकी टाइमलाइंस हैं, क्या है ये है। तो मैंने बताया उसको, और मैंने बोला अगर आप 2000 वर्ड्स के करीब लिख दें, और उसने बहुत ही बढ़िया एक आर्टिकल लिखा खूनी वैसाखी के लिए, जिसका टाइटल था फॉर द सिंस ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके। और उसने बताया कि किस तरह उसको फील हुआ कि क्या उस समय का निजाम था, क्या सरकार थी कि निहत्थों के ऊपर गोली चली और इतने लोग मारे गए, और क्या उसके अपने ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर की इन्वॉल्वमेंट रही उसमें। और फिर शायद ये भी हुआ कि रॉलेट साहब को अपने घर परिवार वालों का ही आक्रोश झेलना पड़ा, जैसा आजकल हो जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़े हो जाते हैं। जी, उसने बताया कि जब उसने पहली बार बीबीसी के ऊपर वेबसाइट के लिए लिखा, तो उसके एक अंकल थे जो फैमिली के बुजुर्गों में थे, तो उन्होंने बहुत गुस्सा जाहिर किया कि तुमने फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है, तुम समझते नहीं हो जो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर कर रहे थे, वो ये लोग टेररिस्ट थे, ये आजकल के अलकायदा से कम नहीं है, और उनको कंट्रोल करने का एक यही तरीका था। तो वो खुद जब उसने मुझे ये बात बताई तो उसने कहा कि मैं चौंक गया उनकी बात सुन के कि मेरी ही फैमिली में आज भी इस तरह के व्यूज रखने वाले एक सज्जन बैठे हैं। अभी आपने सर कहा कि उनके रिश्तेदार रॉलेट साहब की ये कह रहे थे कि भाई वो लोग तो टेररिस्ट थे, तो ये तो देखिए सच है, इतिहास का तकाजा है कि कोई किसी के लिए क्रांतिकारी होता है, वो दूसरे के लिए आतंकवादी होता है। भगत सिंह के बारे में भी यही बात थी। लेकिन इससे मुझे वो याद आया जो जनरल डायर ने अपने पक्ष में बात कही थी। उसने कहा था कि मुझे बहुत लोगों ने धन्यवाद अदा किया इस बात के लिए कि मैंने जो कृत्य किया वो ना केवल इंसाफ की राह पर ठीक है, बल्कि वो बहुत दयालु किस्म का कृत्य है। मतलब मैंने तो उन लोगों को पहले से ही ये वार्निंग दे दी थी, मुनादी भी करवाई थी कि भाई इकट्ठे मत हो, मैंने तो उसके बाद किया, तो आप मुझे ये सब नहीं कह सकते। मगर सर चर्चिल ने
जिन्हें माना जाता है कि भारत के लिए उनका कोई खास कभी प्रेम नहीं रहा, सहानुभूति नहीं रही, गांधी को भी वो बहुत सी भद्दी टिप्पणियां करते रहे, उन तक ने पार्लियामेंट में कहा कि डायर ने जो किया वो एक कलंक है ब्रिटिश साम्राज्य के नाम पर। मैं आपकी समझ के हिसाब से समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने इतने सारे देशों में सेवा दी भारत सरकार की तरफ से, आप उच्चायुक्त भी रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी रहे और कितनी कितनी जगह पर। आपकी क्या समझ बनी इसे लेकर कि, और जो पढ़ा आपने उसको लेकर भी, कि डायर को एज अ हीरो उन लोगों ने माना, हालांकि बाद में सर्विस से हटा दिया, या फिर वाकई उनके मन में ये था कि भाई भले ही साम्राज्य बचाने के लिए किया होगा लेकिन कृत्य सही नहीं था? देखिए, कोई भी जो सोसाइटी होती है मोनोलिथिक नहीं होती, उसमें अपोज करने वाले भी रहेंगे, सपोर्ट करने वाले भी रहेंगे। तो जो एक आप समझ लीजिए एक्सट्रीम कंजर्वेटिव तबका था इंग्लैंड में उस समय, जो समझते थे कि हमें तो एक ऊपर से भगवान से अधिकार मिला है कि हमने दुनिया के ऊपर राज करना है, तो उनके लिए डायर हीरो थे। और जब डायर ने अपनी डिफेंस के लिए फंड रेजिंग की और उसमें काफी चंदे भी उन्होंने इकट्ठे किए इन लोगों से, बाद में बड़े ऐशो आराम की जिंदगी बिताई उन्होंने उस चंदे से। वेल नॉट रियली, लेकिन नॉट रियली, क्योंकि उनकी सेहत काफी जल्दी ही खराब हो गई थी। और अनलाइक माइकल ओडवायर, जनरल डायर या ब्रिगेडियर डायर जो भी आप कहें, उनकी काफी उन्होंने डिफिकल्ट टाइम देखा, और लोग कहते हैं कि बड़ा वो उनकी लोनली डेथ थी बीमारी के कारण। लेकिन मैं ये कह रहा था कि उसी टाइम पर पार्लियामेंट में जो विरोध हुआ, जैसे आपने बोला, इवन चर्चिल जैसे लोगों ने जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने भी विरोध किया। तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेज सोसाइटी में भी डिविजन्स थी इस विषय पर, और वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजों की जो भारत में रूल था उसका एक आधार, एक कम से कम जो वो कहते थे, करते चाहे नहीं थे, लेकिन जो कहते थे कि हम सिविलाइज्ड हैं, और ये इतना बारबैरिक एक्ट कि वो सिविलाइजेशन वाले आर्ग्यूमेंट की तो धज्जियां उड़ गई, और उससे उनकी डाउनहिल शुरू हुई। तो अगर कभी माफी मांगी सर जलियांवाला बाग की? नहीं, माफी नहीं मांगी। और अंग्रेजी भाषा जो है उसमें कई तरीके होते हैं सॉरी कहने के। तो डेविड कैमरॉन जब अमृतसर आए थे, दिल्ली आए थे, अमृतसर आए थे एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनसे ये बात, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि शायद वो अपॉलॉजी करेंगे। तो उन्होंने कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि रिग्रेटेबल था या जैसा भी था। और जैसे अमेरिकन ने जापान के लिए मांगी है, ऐसे अंग्रेजों ने आज तक नहीं मांगी उसकी, और सभ्य समाज है जी। ये विषय उठा जब हम लंदन में खूनी विसाखी और जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। तो ऑडियंस में से एक यंग लड़की थी, बॉर्न इन यूके, इंडियन ओरिजिन की। तो उसने ये बात कही कि अपॉलॉजी का जो उसने इशू उठाया, और कहा कि हम तो अभी भी स्कूल्स में ये पढ़ रहे हैं अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द एम्पायर। सो मेरा जवाब ये था कि शायद अपॉलॉजी से भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने बच्चों को, एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन को तो बताइए कि कॉलोनियल रूल ने क्या क्या किया, जो शशि थरूर अक्सर अपने डिबेट्स में। जी जी जी। और तो जब तक आप एजुकेशन में नहीं लेकर आएंगे, बाकी अपॉलॉजी, देखो अपॉलॉजी का ये है कि जब तक दिल से ना आए, अगर मैंने हाथ पे डालकर खींच के निकाली तो वो क्या अपॉलॉजी हुई? मतलब एम्बेरेस करूं मैं हर जगह, और फिर आप कहते हैं पीछा छुड़ाने के लिए अच्छा भैया माफ करो, तो ये तो कोई माफी हुई नहीं। वो मेरा ख्याल वो मीनिंगलेस है। लेकिन अगर सोसाइटी खुद अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ये सेंटिमेंट जरूर कुछ यंग लोगों ने इंग्लैंड में जब ये किताब पढ़ी और इसके बारे में पढ़ा तो उनको ये बड़ी फीलिंग आई। और सेंटेनरी के आसपास और भी जो डिबेट्स हुए कि व्हाई दिस इज नॉट टॉट इन इंग्लैंड इन इंग्लिश हिस्ट्री। बिल्कुल। अच्छा सर, माइकल ओडायर की तो हत्या कर दी थी जी उधम सिंह ने, और वो भी आप ही की तरह जलियांवाला के कहीं आसपास रहा करते थे उस दौरान, और ये कहा गया कि
और जब ये सब कुछ हुआ तो गोलियों की आवाज उन्होंने सुनी और वो गए और उन्होंने देखा, और जो आक्रोश था उनके मन में, फिर उसका बदला उन्होंने 40 के दशक में फिर लिया। माइकल और डायर के मन में तो हमें नहीं लगता कि कोई रिग्रेट था, क्योंकि जिस तरह हंटर कमीशन के सामने उन्होंने डायर का सपोर्ट किया, जो भी उन्होंने कृत्य किया, डायर के लिए जरूर कहा जाता है कि अंतिम दिनों तक वो उतना अपने मौकफ पर दृढ़ नहीं थे कि मैंने सही ही किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा अपने क्लोज फ्रेंड्स से, जो मैंने पढ़ा, कि भाई मैंने सही किया या गलत किया ये तो अब ऊपर वाला ही तय करेगा, अब मैं जा रहा हूं जब। मगर सर हंटर कमीशन जो बना, जिसमें हंटर साहब अध्यक्ष थे, जो ना तो कहीं सर्व करके गए थे इंडिया में, ना ज्यूरिस्ट थे, वो कुछ नहीं थे, शायद उनके क्रेडेंशियल्स थे भी नहीं। वहां डायर क्या कह रहा था, वहां डायर ने जो अपना पक्ष है वो कैसे रखा था, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी तरफ से इंडियंस की तरफ से शीतलवाड़ साहब वहां पर थे और भी लोग थे, तो मैं वो सुनना चाहूंगा। आपने तो इस पर बाकायदा बहुत पढ़ा, बहुत लिखा है, डायर कैसे अपने पक्ष रख रहे थे कि उन्होंने जो किया सही किया? देखो, डायर की जो फिलॉसफी अगर आप एक लाइन में कहें, वो थी कि मुझे इनको सबक सिखाना था। और जब लोग ये अंग्रेज साइकी को एनालाइज करते हैं कि क्या सबक, किस चीज का सबक, तो जैसे आपने बोला कि पंजाब में बहुत गुस्सा था, मैक्सिमम अनरेस्ट पंजाब में था, तो उनके मन में 1857 याद आता था। बिल्कुल। उनमें मेमोरीज ये थी कि एट द एंड ऑफ द डे अंग्रेजों की गिनती तो बहुत महदूद है इंडिया में, और अगर मेजॉरिटीज जो हैं, अगर मासेस जो हैं उनके अगेंस्ट उठ खड़े होंगे तो किस तरह से काबू रखेंगे? हाँ, मतलब किसी भी समय हिंदुस्तान में 2-2.5 लाख से ज्यादा तो कभी नहीं थे, तो किस तरह वो काबू रखेंगे देश के ऊपर? तो उनको आप समझ लीजिए कि वो उस चीज को प्रीएम्प्ट करना चाहते थे कि उस चीज का कोई चांस ही ना रहे, इतना खौफ पैदा किया जाए। और इसीलिए जो बाकी एनालिसिस हुए हैं कि शायद इसमें काफी एक उनकी चाल थी कि जलियांवाला बाग में उनको मालूम था कि इकट्ठ हो रहा है, तो होने दो, क्योंकि वहां से बचाव का कोई साधन नहीं है। तो अगर आपको सबक सिखाना है हिंदुस्तानियों को, तो वो जलियांवाला बाग से बेहतर कोई जगह नहीं है उसके लिए, क्योंकि कोई कहीं भाग नहीं पाएगा। वो तो है सर, लेकिन एक ऐसा आर्ग्यूमेंट भी आता है कि भले हम लोग कहते हैं कि जलियांवाला बाग में वो जो सभा हुई थी वो ऐसी सभा थी जो सैफुद्दीन और सत्यपाल के लिए लोग आए थे, लेकिन उस दिन बैसाखी भी थी। तो कहा जाता है कि सारे लोग तो इसलिए नहीं आए थे, बहुत कम थे जो इसलिए आए थे क्योंकि सबको पता था कि ऐसा कुछ अगर हमने कृत्य किया तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। ज्यादातर लोग बड़े गरीब थे, किसान थे, वहां पर एक मेला भी लगता मवेशियों का, वहां खरीदने आए थे। कुछ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने आए थे, थोड़ा आराम करने यहाँ आ गए थे। और ये बैठक जो चल रही थी करीब 4-5 बजे के बीच में चल रही थी। तो ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं कि जिन्हें मारा गया वो तो कतई निर्दोष थे, उसमें तो वो लोग थे ही नहीं। मेरे हिसाब से ये केवल पार्टली ट्रू है, क्योंकि जो हमारी पहले बात चल रही थी कि अमृतसर में 9, 10, 11, 12, 10 अप्रैल से जो माहौल था वो कुछ ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बैसाखी का मेला मना रहे हैं, और वो भी हरबंदर साहब में आकर उस समय, जबकि जगह जगह पर ऐलान किए जा रहे हैं कि कोई आदमी घर से नहीं निकलेगा। ऑलमोस्ट कर्फ्यू टाइप सिचुएशन उन्होंने डिक्लेयर की हुई थी। और डायर ने खुद बोला कि मैंने कितनी बार अनाउंसमेंट्स की कि कोई ऐसा इकट्ठ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उस सुबह भी किया, पिछली शाम भी किया। सो मैं वो आर्ग्यूमेंट को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा, क्योंकि अमृतसर में जो पिछले 3 दिन से हालात चल रहे थे वो कुछ ही मेले के लिए कंड्यूसिव नहीं थे। मेले जैसे नहीं थे, तो इसलिए। अच्छा, कुछ कहा गया कि महिलाएं शामिल नहीं थी वहां पर, लेकिन सर वहां तो सबसे छोटी कैजुअलिटी जो थी, मेरा ख्याल है 7 या 9 महीने का बच्चा भी मरा था। देखिए, अगर आप देखें कि 1919 में हमारी सोसाइटी पंजाब में खास करके काफी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, और ये आप अगर अपेक्षा करें कि एक प्रोटेस्ट रैली है उसमें बहुत सी महिलाएं हैं, तो ये गलत है। एंड द फैक्ट इज कि जो भी उन्होंने बाद में एनालिसिस किया, शायद 3 या 4 विमेन की उनको बॉडीज टोटल मिली। तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थे वो मेल्स थे, एंड हम एक्सपेक्ट भी यही करेंगे उस
समय के हिसाब से कि अगर पॉलिटिकल रैली हो रही है तो उसमें मोस्टली यंग मैन, ओल्ड मैन ही जाएंगे, लेडीज मोस्टली घर पे रहती थी उस समय। सर ये घटना हुई मेरा ख्याल है शाम के 5 बजे करीब तक सब हो गया था और डायर फिर अपना वापस लौट गए थे। इसके बाद अमृतसर में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। जो लाशें थी जिनके बारे में आज तक भी एक मत नहीं है कोई कि कितनी थी, 300 लोग मरे कि 500, 1000 और 1500 तक भी बताया गया। सरकारी आंकड़ा मेरे ख्याल है 379 कहता है। और बहुत 379 केवल जो ऑफिशियल ब्रिटिश डेटा है उसके हिसाब से है, लेकिन जो ऑलमोस्ट एनी अदर एस्टीमेट जो है, और उसमें कोई आपको अंदाजा नहीं है कि कौन सिवियरली वुंडेड थे जो बाद में मारे गए वगैरह वगैरह। और डायर ने तो बड़े इंटरेस्टिंगली उसका अंदाजा ऐसे लगाया है, तुरंत जाती जो रिपोर्ट थी तो उसने अंदाजा लगाया कि मैंने जो युद्ध में अनुभव किया 6 गोलियों से 1 आदमी मर जाता है। तो उसने 1650 राउंड का एक हिसाब लगाया जो 10 मिनट में चले और बता दिया भाई इसको गुणा भाग कर लो, इतने लोग मरे हैं। तो बहुत निर्दयतापूर्ण देखने में यूं भी लगता है। मैं तो ये पूछ रहा था आपसे लेकिन कि जो क्रूरता इसके बाद हुई, और हंटर कमीशन में भी ये बात इंडियन पक्ष ने कही कि आप कोई एम्बुलेंस नहीं लेके गए, आपको पता था कि वहां लोग कैजुअलिटी होगी, आपके मन में कुछ भी नहीं था कि भाई घायल होंगे तो चलो इन्हें अस्पताल ले जाऊं। है तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक ही जी। उसके बाद अमृतसर की लाइट गई हुई थी, 8 बजे कर्फ्यू लग गया, लाशें पड़ी रही और बताते हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक लाशें पड़ी रही। ऐसा हुआ जी जी। और जलियांवाला बाग के आसपास मोहल्ला है जहां आप भी जैसे रहते हैं, बताया गया कि गोलियां उन घरों तक गई, दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुंची। So, अगर आप और वो भी है कि एक जिस सड़क पर उस अंग्रेज लेडी को अटैक किया गया था उसके ऊपर उन्होंने बोला कि जो भी गुजरेगा रेंग कर गुजरेगा अपने घुटनों पर। वो तो अखबारों में छपा अगले दिन, और फोटो में भी लोगों ने देखी है तस्वीरें हैं। इस तरह अंग्रेज फौज इंसिस्ट करती थी कि आप रिंग कर निकलोगे अपने घर तक जाने के लिए, अपने ही घर तक जाने के लिए। तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि इसका एक मकसद था, टीच देम अ लेसन, ह्यूमिलेट करो इन्हें। जी, इनको सबक सिखाया जाए कि दोबारा हिम्मत ना पड़े किसी की। और ये हुआ सर, यही मेरा सवाल था कि उसके बाद अमृतसर में इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं देखा गया, जबकि आक्रोश तो और होना चाहिए था जिनके लोग। लेकिन आप ये भी देखेंगे, देखिए पंजाब में तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था सारा, और वो काफी महीने तक रहा। लेकिन उसके बाद जो टैक्टिक्स गांधी जी ने यूज किए सिविल डिसोबीडियंस के, और जिस तरह से एक समझिए अंग्रेज सरकार की लेजिटिमेसी निकल गई, तो ये एक इम्पैक्ट जलियांवाला बाग का ही था ना। लेकिन हाँ, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि अमृतसर या पंजाब में फिर इतने बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई दिया कि किसी ने इस तरह का हिंसक कोई विद्रोह किया हो। तो शायद जो डायर चाहता था वो हुआ, और अंग्रेज शायद बहुत मुतमईन भी थे डायर की इस, जो वो कहता कि ये मेरी इच्छा थी कि इन्हें लेसन सिखाऊं। हंटर कमेटी में उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी बहुत गोलियां चला के नहीं मानने वाला था, मैं तो तय करके गया था, ये बोला उन्होंने कि मैं चलाऊंगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब दुखदाई भी है कि जब उनसे पूछा गया कि आपने वहां जाती पहला एक्शन क्या लिया, हंटर ने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने गोलियां चलाई। उनका सीधा गोलियां चलाई, आपने चेतावनी नहीं दी? नहीं, मैंने कोई चेतावनी नहीं दी। ये एक मानसिक रूप से डिस्टर्ब आदमी है या दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, पता नहीं, आपको क्या लगता है? या आपकी साइकी में वो चीज घुसी हुई है कि ये हमारे इक्वल ह्यूमंस नहीं है। बिल्कुल, तो क्योंकि हंटर कमीशन में जो 2 लोग हिंदुस्तानी बैठे थे, मैंने पढ़ा कि जब वो सवाल पूछते थे तो डायर उनको मुंहतोड़ जवाब टाइप कुछ देते थे और फिर पलटकर जो यूरोपियंस वहां पर बैठे थे उनकी तरफ देखते थे। तो इसीलिए वो शायद गलत एक्सप्रेशन है, लेकिन वो कहते हैं व्हाइट वॉश कर दिया उन्होंने इंक्वायरी के नाम पे, व्हाइट वॉश कर दिया। पर सर फिर डायर को हटाया गया जल्दी जी, क्योंकि जब ये खबरें निकलने लगी और जिस तरह से पार्लियामेंट में भी इंग्लैंड में एक सवाल उठे, तो उसमें उनको कोई और ऑप्शन नहीं थी। मतलब कमेटी से तो चलिए जो भी हुआ, लेकिन फिर एक एम्बेरसमेंट जो बढ़ता जा रहा था जी, उसकी ऐसे सेट कि अगर आपने एक बुनियाद अपने हुक्म की डेमोक्रेसी, सिविलाइजेशन, रूल ऑफ लॉ के ऊपर बनाई है और उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय किया, तो फिर वो आपकी एक बुनियाद निकल गई ना, एक पिलर निकल गया सारी बिल्डिंग का। ओके सर, एक ब्रेक का वक्त है, अब जल्दी लौटेंगे, फिर पूछूंगा कि जलियांवाला में अब क्या बदल गया है। मेरे पास ना काम बहुत है,
और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। स्वागत है फिर से। सर, जलियांवाला में तो आप जाते रहे हैं, अब तो वो काफी बदल गया है, क्या बदला है वहां और बदलाव कैसा है ये? देखिए, वही बात लेकर जाते हैं जहां से आपने शुरू की थी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने इतिहास की हिफाजत नहीं करते, और ये तो जाहिर है हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की जो कंडीशन है, हमने देखा है और देश के हर हिस्से में देखा है। लेकिन जलियांवाला बाग की हमेशा हमें फील होता था कि कैसी भी है जगह, शायद आप चाहें कि लाइब्रेरी वहां ढंग की हो, या चाहें कि बाथरूम साफ सुथरे हों, या चाहें कि कुछ थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो, लेकिन उस जगह में एक सेंस ऑफ सोब्राइटी कह लीजिए, सौरो कह लीजिए, कि आप जैसे ही वो भीड़ी सी गली से अंदर जाते थे तो आप इस आइडिया के साथ जाते थे कि ये मैं एक ट्रेजेडी की जगह पर जा रहा हूँ, एक जहां एक इतना बड़ा मैसेकर हुआ, और वो आप उस मूड में, उस माहौल में एंटर करके कुछ एक्सपीरियंस करते थे। और ये केवल एक जलियांवाले बाग की नहीं मैं बात करता। अगर आप जर्मनी में होलोकॉस्ट म्यूजियम में जाएं, एग्जैक्टली, या अगर आप कोई भी कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्रीज में जाएं, जहां बिड़ला हाउस जाएं जहां गांधी की हत्या हुई जी, तो एक वहां एक माहौल जो है वो आपको खींच लेता है, और शायद इसीलिए आप जाते हो कि वो रिफ्लेक्शन का थोड़ा आपको मौका मिले, थोड़ा सोचने का, कनेक्ट करने का मौका मिले उन शहीदों के साथ, उन महान हस्तियों के साथ। तो सेंटेनरी जब सेलिब्रेट करनी या कमेमोरेट करनी थी जलियांवाला बाग मैसेकर की, तो बात काफी साल से चल रही थी कि इसको एक मेकओवर दिया जाएगा, इसको एक प्रॉपर जगह बनाई जाएगी। तो बहुत लोगों को अपेक्षा थी कि शायद फैसिलिटीज इंप्रूव कर देंगे, लेकिन एक सैंक्टिटी जो है जगह की वो महफूज रहेगी। तो मुझे इस चीज का काफी दुख हुआ जब मैं करीब 15-20 दिन पहले अमृतसर गया और क्या महसूस किया आपने? जलियांवाला बाग गया। तो देखिए, दो मेरे मेन पॉइंट्स हैं, एक हिस्टोरिकल है, एक इमोशनल है। तो हिस्टोरिकल एंगल से तो ये है कि जैसे आप एंटर करते हैं तो दोनों साइड पर उन्होंने ये मेकओवर में मूर्तियां लगा दी हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल को दर्शाया गया कि लोग मेले के लिए, विसाखी के लिए जा रहे थे, बड़े खुश उनके चेहरे। अच्छा। और ऊपर से म्यूजिक चल रहा है, पैट्रियोटिक समझ लीजिए, जिस तरह का भी है। तो एक तो पहली चीज आप देखते हैं कि वो जो ओरिजिनल गली थी, जो इंटेग्रल है उस किस्से के लिए, उसको बिल्कुल ही बदल दिया गया, और अब बत्तियां लगी हैं, म्यूजिक आ रहा है, मूर्तियां बनी हुई हैं। तो आप देखते हैं ये क्या हो गया। तो आपने तो पहले भी देखा था, तो आपको तो और अजीब लगा होगा। जी। दूसरा, एक जो कुआं है वहां, जिसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लोग चाहे डेस्परेशन में गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए, भागे, तो अगेन वो आपकी एक हिस्टोरिकल मेमोरी का हिस्सा है ना। आज आप देखो तो उसको, उसके आसपास दीवार बना दी है, ग्लास के जगह बना दी है, अंदर में उसको काफी गुलाबी सा रंग दे के फ्लड लाइट्स लगा दी हैं, और लोग वहां सेल्फियां ले रहे हैं। तो अगेन ये तो हुआ हिस्टोरिकल। तीसरा, जिस चीज का मुझे काफी ज्यादा, जिस चीज की निराशा थी, और मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया, कि जैसे हमने, चलिए मैं और मेरी वाइफ गए, हमने देखा, सब अपने हिसाब से ऑब्जर्व किया, और फिर हम गली की तरफ वापस गए कि चलिए अब घर चलते हैं, देख लिया काफी जो देखना था। तो जैसे ही हम गए तो वहां एक सिक्योरिटी गार्ड गली के बाहर खड़ा था। तो कहता है, कहाँ जा रहे हैं साहब? बाहर जा रहे हैं।
तो इससे आपने देखा नहीं जी एग्जिट तो उधर है। तो मैं चौंक गया, जलियांवाले बाग में एग्जिट कहां से आ गया? वो होता तो बात ही क्या थी, जलियांवाला ही ना होता फिर शायद। राइट। और उसने सिक्योरिटी गार्ड ने भी हमें डांट दिया थोड़ा कि भाई आपने पढ़ा नहीं है, एग्जिट उस तरफ है। तो हमने देखा कि एक अच्छा खासा बड़ा सारा पैसेज और गेट और सारा मार्क्ड एग्जिट दिस वे, और वो एक दूसरी गली में जाके उतरता है, दूसरे बाजार में जाकर उतरता है। तो मेरे हिसाब से जब आप एक जगह को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, फैसिलिटीज को इंप्रूव करते हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी को भी अधिकार है कि उसके एक बेसिक कैरेक्टर को इस तरह से चेंज करे। वो भी शायद आपके दिमाग में है कि टूरिज्म बढ़ेगी, टूरिस्ट्स के लिए कन्वीनियंट होगा। भाई 4 टूरिस्ट कम भी आ जाएंगे, जो आएंगे कम से कम कुछ सीखेंगे, कुछ एक्सपीरियंस तो करेंगे ना। सो दूसरा मेरा ये था कि जो इमोशनल एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से वो खत्म हो गया। अब तो वहां बहुत खूबसूरत लैंडस्केप गार्डन्स बन गए हैं, फाउंटेन है, रात को लाइट एंड साउंड शो लेजर्स के साथ कर रहे हैं, और ठीक है, यंग लोग आते हैं, खुश हैं, बड़े म्यूजिक भी चल रहा होता है, थोड़ी एक जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आपका एक जो कनेक्शन था उस वाक्य से वो टूट गया। आप कह रहे हैं कि जलियांवाला की रूह खत्म हो गई एक तरह से। जी जी। और दुख की बात है, ये करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों चीजें आराम से कर सकते हैं, थोड़ा अगर थॉटफुली किया जाए, फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज कर दें, एक्सप्लेनेशन हिस्टोरिकली गैलरीज बना दें, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दें लोगों को, विजिटर्स गैलरीज बना दीजिए, लेकिन बेसिक कैरेक्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको खूबसूरती के नाम पर। ये ब्यूटिफिकेशन है, कंजर्वेशन नहीं है। और मैंने इस विषय पर अमृतसर के ही कुछ इंटेलेक्चुअल से बात की कि आपकी क्या राय है, और मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि एक प्रोफेसर साहब है हमारे दोस्त यूनिवर्सिटी में, उनसे बात की, उन्होंने बोला भाई मुझसे पूछते, मैंने तो कहा था कि जलियांवाला बाग को बना दीजिए एज अ मॉन्यूमेंट टू फ्री स्पीच। हाँ, कि आज भी किसी को कुछ गाली गलौज सरकार के अगेंस्ट करना है, प्रोटेस्ट करनी है, जैसे हाइड पार्क में लंदन में स्पीकर्स कॉर्नर है, तो इसको एक स्पीकर्स कॉर्नर, टूरिस्ट भी आ जाएंगे और एक जगह की एक अहमियत, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन कायम रहेगा। दूसरा कहता है, वो एक राइटर है बड़े प्रसिद्ध अमृतसर के, वो कहते हैं कि मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि आज अमृतसर शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आज के दिन भी कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर पाए। अच्छा, रास्ता रोको तो हो जाता है, सड़क को जाम कर दिया आपने बस, लेकिन जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, तो अगर जलियांवाला बाग को आप एक डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ प्रोटेस्ट बना दें, तो फिर आप उसकी एक सैंक्टिटी को महफूज रख रहे हैं कि देखिए ये स्थान था जहां हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी जब अंग्रेज राज कर रहा था, और आज मुझे इजाजत है कि मैं जाकर वहां प्रोटेस्ट कर सकता हूं। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटिंग इट, बट अगर हम 2 कदम पीछे हटकर ये सोचें कि प्रोटेस्ट क्या थी, राउलेट एक्ट क्या था? एंटी सेडिशन लॉ, और वो एंटी सेडिशन लॉ तो आज भी कानून में मौजूद है, आज भी उसका दुरुपयोग हो रहा है, और किसी भी सरकार ने, कांग्रेस ने, एनडीए ने, किसी और ने उसको नहीं हटाया, और जो लाए थे उनके हट गया। तो सो मैं फील करता हूं कि इट्स ओके टू टॉक अबाउट जलियांवाला बाग, जब तक हम उस स्पिरिट को नहीं अप्रिशिएट करेंगे, उससे हम लेसन्स नहीं सीखेंगे, तो ठीक है, अंग्रेज चले गए। यही मेरा आखिरी सवाल था सर, कि क्या हमने आज से पहले भी कभी इज्जत की जलियांवाला बाग की, कभी वो दर्जा दिया अपने मन में, इस देश की पॉलिटिक्स में, और इस समाज के अंदर एक जागृति होनी चाहिए। पॉलिटिक्स को तो चलिए गोली मारिए, कि वहां क्या हुआ था,
हमें उससे क्या सीखना चाहिए? क्या हमने वाकई कभी उसकी इज्जत की थी, या फिर हमने उसे घूमने फिरने की जगह ही हमेशा माना था, आज थोड़ी सी और बेहतर हो गई है? यू नो नितिन जी, जब मैं फिर वापस बात ले जाता हूँ खूनी वैसाखी, जो 101 साल पहले लिखी गई, तो उसमें हमारे बाबूजी लिखते हैं, उसका सेकंड लास्ट जो चैप्टर है वो है शहीदों की आवाजें, वॉइसेस ऑफ मार्टायर्स। जाके देख ले जलियां दे बाग अंदर कि कुछ रहे शहीद पुकार लोको, मोहने मार के आख रहे हिंद ताई तुसां ना वेख्या प्यार लोको, असी तुसां दे लई शहीद होए सारे छड़ के बाग परवार लोको, अखीर असी भी आदमी तुसां वर्गे करनी जान दे ऐश बहार लोको। Says make time to visit this bag of ours, echoing tales of our gallant souls, O friend. With a heavy heart, they mock our nation. Jo shaheed hain, they are mocking our nation. Thanks so much for your love, O friends. For this land of ours, we gave our lives, left family, home, and hearth, O friends. Ordinary folk we were, so much like you, loved life and partied too, O friends. Without a thought, we left it all to serve you till we die, O friends. Gave torsos of ours for their target practice. Fated each bullet they fired, O friends. तो 100 साल पहले एक यंग राइटर लिख रहा है कि ये शहीदों की आवाजें हैं, अगर हमें अभी भी सुनाई ना दें तो कब सुनाई देंगी? और उनके दुख का अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन काल में इसकी बेकदरी होते देखी होगी, और आपके दुख का अंदाजा इसलिए लगा सकता हूँ क्योंकि आप उससे पर्सनली भी बहुत अटैच्ड हैं, और वो तीसरी पीढ़ी नानक सिंह की उस जलियांवाला बाग को आज किस हाल में देख रही है, जो बदहाल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये वो जलियांवाला भी नहीं है जहाँ उनके पुरखे घायल हुए, शहीद हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और बहुत शुक्रिया इसके लिए भी क्योंकि इतिहास तो हमें मालूम है, लेकिन उसके मुंह से इतिहास सुनना, जिनके पुरखे इतिहास का हिस्सा रहे, ये थोड़ा सा और दिलचस्प भी है और जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नितिन जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये नवदीप सूरी थे, उन नानक सिंह नॉवेलिस्ट के पोते जो जलियांवाला बाग के खूनी दिन मौके पर मौजूद थे। सब अपनी आंखों से देखा, फिर खूनी वैसाखी नाम की कविता में ढाला, जो पहले बैन हो गई और फिर खो गई। खुशकिस्मती से बाद में उस कविता को खोज लिया गया। आज वो हमारे बीच ही है, हम उसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा ही है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। जलियांवाला बाग भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप शायद नए सिरे से इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज की बातचीत कैसी लगी बताइएगा हमें radio@aajtak.com पर, और व्हाट्सएप पर बताना हो तो नंबर है ही 9953323303। अगले गुरुवार फिर आएंगे 4 किताबों के बराबर ज्ञान लेकर पढ़ाकू नितिन में। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।